नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड पार्ट 6 अप टू पार्ट 5 तक मैंने अपलोड कर दिया है, उसे भी देख लीजिए ताकि सिलसिलेवार तरीके से आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड इस टॉपिक को समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता होगा स्टूडेंट को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स चीज़ से अगर लड़ाई करना है तो सिर्फ एक तरीका है, कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंप्लेक्स बना दीजिए, सिंपल बना दीजिए। अंत तक मेरे साथ बने रहिए, देखिए मैं कितना सिंप्लेक्स बना देता हूँ इसको, ठीक है। पहले कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ असहयोग आंदोलन का, तब आप लोगों को सहूलियत होगी समझने में। सबसे पहले देखिए असहयोग आंदोलन क्या है, इसको हिंदी समझिए। नॉन कोऑपरेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और सहयोग मतलब हम सहयोग नहीं देंगे। नॉन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग, में सहयोग नहीं दूंगा। किसको? अंग्रेज़ों को, ठीक है। देखिए अंग्रेज़ हम कितने आए थे? 1,10,000 लगभग अंग्रेज़ आए थे और हम लोगों के 33 करोड़ अंग्रेज़ों पे शासन करते थे, ठीक है। तो ये कैसे शासन करते थे? 1,10,000 एक 50 आदमी करके भी एक को मारेगा तो भगा देंगे। लेकिन समस्या ये होता था, इस तरह से हमारा हर एक चीज़ पे को कंट्रोल करता था। ऑफिसर इन लोग रहते थे और नीचे हम ही लोगों से काम करवाते, हम ही लोगों से काम करवाते थे, हम ही लोगों को परेशान करते थे और कमाई अपना देश भेज देते थे। तो ये नॉन कोऑपरेशन करने का मतलब हो गया, हम सरकार जो प्रणाली बना के रखी है हम लोगों के कंट्रोल करने के लिए, उस प्रणाली में सहयोग नहीं देंगे। शासन प्रणाली में हम सहयोग नहीं देंगे। जैसे पुलिस असहयोग, पुलिस अपनी नौकरी छोड़ने लगी तो उसके पास पुलिस बहुत कम हो जाएगा, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? सरकारी मास्टर पढ़ाना छोड़ने लगे, वकील वकालत छोड़ने लगे, जो कारखाने में काम करते थे मजदूर काम छोड़ने लगे, अपना काम शुरू करने लगे। तो ऐसी स्थिति में सरकार का प्रणाली ख़त्म हो जाएगा और प्रणाली ख़त्म हो जाएगा तो सरकार भाग जाएगी। ये टारगेट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। इसमें लड़ाई झगड़े का सीन नहीं माना गया कि नहीं होगा लड़ाई झगड़े, बट एक दो जगहों पे हुई, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दो तरह की एक्टिविटी चलाई गई थी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको समझिए क्योंकि बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव समझेंगे तभी अभी आपको सारी चीज़ पता चलेगा। नेगेटिव एक्टिविटी में क्या अपनाया गया? जो उपाधियों का लौटाना। जैसे अंग्रेज सरकार कुछ इंडियंस को सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि उसके कुछ काम करने के लिए दिया है, मतलब अपने ही आदमी को दबाने के लिए उसे उपाधि दिया है। तो बोला इस उपाधियों को अंग्रेज़ों को लौटाएंगे। बहुत लौटाएंगे, हजारों हजार लोगों ने ये उपाधि लौटाया था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, कि हम अंग्रेजी शिक्षा नहीं लेंगे, हम अपना स्कूल बनाएंगे, राष्ट्रीय स्कूल बनाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करो। अभी कौन, तो आपको ये याद रखना होगा किसने किसने उपाधि लौटाया, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध कहाँ कहाँ हुआ, ये सब चीज़ झारखंड के संदर्भ में भी याद रखना है। इसके बदले पढ़ाई तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, इसके बदले राष्ट्रीय स्कूल का निर्माण, ये राष्ट्रीय स्कूल का निर्माण, ये नेगेटिव चीज़ हो गया, ये पॉजिटिव चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तु का बहिष्कार, वस्तु बहिष्कार, ये नेगेटिव चीज़ हो गया। तो वस्तु नहीं रहेगा तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? इसीलिए स्वदेशी अपनाना, ये उपाय किया गया। स्वदेशी अपनाना मतलब कपड़ा के लिए चरखा संघ बनाया गया झारखंड के डिफरेंट एरिया, इंडिया के डिफरेंट एरिया में। खाने के लिए खुद कपास उगाने लगा। ये विदेशी वस्तु उधर लंकाशायर, लंदन उधर से बन के सामान आता था, वही हमें बेचता था, हमारा पैसा लेके जाता था। तो विदेशी वस्तु का बहिष्कार। और क्या था? न्यायालय का विरोध, न्यायालय में कोई नहीं जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान यही निर्णय लिया था, न्यायालय कोर्ट में जाएगा ही नहीं, कोर्ट तो अपने हिसाब से चलता है, इंडियन पे ध्यान ही नहीं देता है। तो न्यायालय के बिना तो चल नहीं सकती है। तो उसके बदले में पॉजिटिव चीज़ बनेगा राष्ट्रीय पंचायत का निर्माण, राष्ट्रीय पंचायत का निर्माण, ठीक है। या इसको राष्ट्रीय ग्रामीण लेवल पे
जिला लेवल पे अपना ही ये पंचायत निर्माण करने लगा कि हम लोग अपना विवादों का निपटारा गांव के मुखिया या गांव के लोगों से ही करेंगे। ये असहयोग आंदोलन के दौरान था। मद्य निषेध, दारू पीने से पूरी मनाही, पूरी आंदोलन चली, दारू को ख़त्म करेंगे, क्योंकि दारू से बहुत कमाई होती थी, आज भी होती है। ठीक है, मद्य निषेध, मद्य तो खराब चीज़ है, तो इसको पॉजिटिव में तो नहीं मिलेगा आपको। और क्या क्या हुआ, इसी तरह का निर्माण किया ये जिला स्तर की। अब उसके बाद एक और पॉजिटिव चीज़ों में कांग्रेस अब जिला स्तर की कमेटी बनाएगा, जिला स्तर की कमेटी, स्तर की कमेटी, राज्य स्तर की कमेटी तो बन चुकी थी, एकदम जिला जिला अंग्रेज घुसने लगे कि कांग्रेस ही अभी राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, तो जिला जिला में तो कहाँ कहाँ जिला स्तर की कमेटी बनी, वो आपको याद रखना है, वो मैं अभी बताऊंगा। कहाँ कहाँ राष्ट्रीय पंचायत बना, ये सब भी याद रखना है। राष्ट्रीय स्कूल का निर्माण कहाँ कहाँ हुआ, ये सब भी याद रखना है। ये मैं आपको इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आए, और जब मैं बताता जाऊं तो आप फट से याद होता जाए। चलिए अगला मैं बैकग्राउंड बताता हूं कि एक क्यों ज़रूरत पड़ी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था दोस्तों, 1920 से 22, ये भ्रम हटा लीजिए कि थोड़े दिन के लिए चला, लगभग 2 साल चला, ये 2 साल से ज़्यादा, 1920 से 22। ठीक है, तो हम चलते हैं, देखिए 1920 में शुरू हुआ, 1919 में चलते हैं। 1919 में बहुत सारे घटनाएं हुई। एक रॉलेट एक्ट पास किया गया, रॉलेट एक्ट। इसमें रॉलेट एक्ट में ये कानून बनाया गया कि जो भी सरकार शक के आधार पर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, तो इस आधार पे क्या करने लगा, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे उसको ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेता था और बोलता था कि शक के आधार पे इसको अरेस्ट किया गया कि ये आंदोलन करेगा और लोगों को भड़काएगा। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में सब लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जमा हुआ और जनरल डायर ने गोली चलाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही नृशंस हत्या हुई थी जालियांवाला बाग। ठीक है, उसके बाद 1920 ईस्वी में देखिए क्या हुआ, 1919 और 1920 दोनों। ठीक है, मतलब 1919 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 में ख़त्म होता है। यहाँ पे तुर्की हार जाता है। ठीक है, तुर्की हार जाता है। तुर्की के जो खलीफा होता था उसको पूरी दुनिया के मुसलमान अपना, तुर्की के राजा को अपना खलीफा कहते थे। खलीफा मतलब मोहम्मद साहब के वंशज। लेकिन तुर्की के जब हार हो गया तो इस खलीफा एक पोस्ट था और इस पोस्ट का मतलब खिलाफत कहा जाता था, खिलाफत। तो ये खलीफा पोस्ट को हटा दिया, मतलब खिलाफत को हटा दिया अंग्रेज़ों ने कि तुर्की का में अब अंग्रेज़ों का शासन होगा, एक खलीफा का शासन ख़त्म हो जाएगा। तो इस खिलाफत के खलीफा के सब अंग्रेजी ने इंडिया में पूरा जश्न मनाया इस चीज़ को, क्योंकि तुर्की को हरा दिया था बुरी तरह से। तो इसके विरोध में अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स ने खिलाफत आंदोलन चलाया पूरे इंडिया में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। तो इस जगह पे देखिए खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस ने कैसे फ़ायदा उठाया। खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट कर दिया। इसलिए सपोर्ट किया कि देखिए कांग्रेस तो एक पार्टी चली आ रही है, ये बेसिकली हिंदुओं की पार्टी है, मतलब हिंदू बहुल पार्टी है। इसमें मुस्लिम नेताएं भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम भी थे, मगर मुस्लिमों को ज़्यादा रुझान 1906 में बनी पार्टी मुस्लिम लीग की तरफ थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ थी। मुस्लिम लीग ने अनदेखा किया। ठीक है, तो इस जगह पे फ़ायदा उठाया किसने, कांग्रेस ने। गांधी जी ने पूरी तरह से खिलाफत आंदोलन में सपोर्ट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, कांग्रेस को मुस्लिम इंडिया के मुस्लिमों का पूरी तरह से सपोर्ट मिल गया, जिससे अब क्या हुआ, खिलाफत मुस्लिमों का सपोर्ट, मुस्लिम मतलब कांग्रेस के मुख्य धारा से लगभग अलग थे, तो अब मिल गए, तो और कांग्रेस को पावर मिल गई।
और उसी समय इतनी घटना हो गई, जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, बहुत कुछ घटनाएं हो गई, ठीक है। तो एक विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा कांग्रेस को, ठीक है, क्योंकि पावर खिलाफत मूवमेंट से पावर भी आ गया कि मुस्लिम भी अब हमारे साथ आ गए कांग्रेस के साथ। तो देखिए उसको एक विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में बुलाना पड़ा, विशेष अधिवेशन, ठीक है, सितंबर 2020 में, सितंबर 2020 में, ठीक है। विशेष अधिवेशन मतलब समय से पहले ही मजबूरी में बुलाना गया कि वो इतने बड़े बड़े घटनाएं देश में हो रही है, इसके ऊपर हम लोग पूरे देश भर में एक आंदोलन शुरू करेंगे और इस अंग्रेज़ों को बताएंगे कि तुम गलत की हो। ये विशेष अधिवेशन है। अगर देखा जाए तो ये 1920 में ही होने वाला था, दिसंबर में अधिवेशन, जो नियमित अधिवेशन दिसंबर में होने वाला है। कहाँ? नागपुर में होने वाला है, ठीक है, नागपुर में होने वाला है। लेकिन इसको विशेष अधिवेशन बुलाना पड़ा और उसी विशेष अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास किया गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया कि हाँ भाई असहयोग आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। और जब नियमित वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ, विजय राघवाचारी के नेतृत्व में, ये भी नाम याद रखिएगा, ये था उस समय है कांग्रेस अधिवेशन का राघवाचारी। तो वही उन्होंने असहयोग प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन दे दिया। तो एक वेरी ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि ये असहयोग प्रस्ताव कहाँ पास हुआ था। किसी बुक में आपको मिलेगा कोलकाता, किसी बुक में नागपुर, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए कि भाई नागपुर में विशेष अधिवेशन का ये असहयोग प्रस्ताव मुख्य रूप से कोलकाता में पास हुआ था। जो विशेष अधिवेशन था उसमें उसको सर्टिफाइड किया गया था दिसंबर वाले जो 1920 में नियमित सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें। तो ये कन्फ्यूजन जीवन भर के लिए दूर कर लीजिए। आदमी ये कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन जिस तरह होगा उस तरह मारिएगा, नागपुर मारेंगे या कोलकाता मारेंगे, ठीक है। ये विशेष अधिवेशन जब हुआ तो कोलकाता सामने है, तो झारखंड के बहुत सारे नेता गए थे। तो हम सबको तो याद नहीं रखेंगे, जिसकी मतलब कुछ को एक को तो जरूर याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि वे आके कांड किया जो यहाँ पे किया, उसी यहाँ पे जो निर्णय लिया गया विशेष अधिवेशन में उसका अप्लाई किया कहाँ? अपना एरिया में। जैसे घनी सिंह खरवार ये आदिवासी नेता था, सिंह खरवार कहाँ का? पलामू रीजन का, ठीक है। उस समय पलामू, लातेहार, गढ़वा ये सब एक ही था, ठीक। घनी सिंह खरवार ने यहाँ पे महात्मा गांधी से पूछा कि हम कैसे छोटा नागपुर को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाएं। तो महात्मा गांधी ने एक सलाह दिया था कि भाई स्वदेशी अपनाओ, कपास लगाओ अपने एरिया पे और चरखा चलाओ और विदेशी का बहिष्कार करो। ये 4 बात बोला, तुम्हारा छोटा नागपुर अपने आप आज़ाद हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बातें बोला तो ये आके घनी सिंह खरवार पलामू, अभी मैं पलामू से रिलेटेड सारी घटनाएं बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसको अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, पलामू, हजारीबाग, संथाल परगना, अलग अलग मैंने 5 प्रमंडलों में तोड़ के पढ़ते हैं ताकि सिंपल हो जाए। पलामू में को नेतृत्व किया घनी सिंह खरवार, ठीक है। पलामू किला के हाथे में उसके बाउंड्री के भीतर एक मीटिंग किया और सबको बताया कि भाई कपास उगाओ, खादी पहनेंगे, हम लोग खादी बनाएंगे, चरखा संघ खोलेंगे, अपना स्कूल, राष्ट्रीय स्कूल बनाएंगे, हम बच्चे को नहीं भेजेंगे, जिसके पास उपाधि है सब लौटाओ। इस तरह का मीटिंग हुआ कहाँ? पलामू के किले में। और बहुत ही जल्दी हज़ारों पेड़ साफ कर दिए गए और वहाँ पे कपास बो दिया गया उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और पलामू का राजा घनी सिंह को मीटिंग में पलामू का राजा घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पलामू के राजा किसको घोषित किया गया? घनी सिंह खरवार को। और डाल्टनगंज में एक विशाल जुलूस निकला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ? घनी सिंह खरवार के नेतृत्व में पलामू की राजा घोषित करने के बाद जनता ने रैली निकाली थी डाल्टनगंज। तो इस डाल्टनगंज में पुलिसों ने लाठीचार्ज करवा दिया और घोड़े दौड़वा दिए, ठीक है, घोड़े दौड़वा दिए और भीड़ को छितर बितर कर दिए। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और पलामू से आपको क्या पढ़ना है? मैंने बोला था जिला कांग्रेस कमेटी बनेगा,
स्टेट कांग्रेस कमेटी तो बन चुका है, अब जिला लेवल पे कांग्रेस को पहुंचाने का काम कब किया गया ये भी याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के द्रव्यमान झारखंड में। ठीक है, तो देखिए जिला कांग्रेस कमेटी उस दरमियान 3 जिला कांग्रेस कमेटी बनती है 1919 ईस्वी में। एक जिला कांग्रेस कमेटी बनती है पलामू में। ठीक है, पलामू में। ठीक है, कौन बनाता है? बिंदेश्वरी पाठक एवं भागवत पांडे। ठीक है, बिंदेश्वरी पाठक ये होता है अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। ठीक है, और भागवत पांडे ये दूसरी बड़े नेता रहते, महासचिव बनते हैं। इम्पोर्टेंट कब बना? 1919 ईस्वी में। और मैं बता देता हूँ हजारीबाग और रांची में भी कब बना। हजारीबाग और रांची, हजारीबाग कांग्रेस कमेटी कब बना? 1920 ईस्वी में। रांची कांग्रेस कमेटी कब बना? 1920 ईस्वी में। ये 3 चीज़ें आपको पूरी तरह से याद रखना पड़ेगा। ये असहयोग आंदोलन का ही प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 1919 में बना है, असहयोग आंदोलन से थोड़ा सा पहले बना है, लेकिन इसका जो मूल रूप से इसको जो गियरअप हुआ वो असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ। ये 3 कांग्रेस कमेटी कब बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के दौरान बना, इतना याद रखने से आपको पता चल जाएगा कब बना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, गांधी जी आते हैं। पलामू के बारे में पढ़ने से और भी बहुत कुछ है, अभी और पढ़ते हैं। देखिए गांधी जी का आगमन मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था, रांची में आगमन। चलिए पलामू के बाद में गांधी जी का आगमन बता दूंगा। चलिए क्या होता है 15th बिहारी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बिहारी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 15th वाला कहाँ होता है? ये होता है डाल्टनगंज में, याद रखिएगा। 2 असहयोग आंदोलन के दौरान देखिए 1920 और 1920 से 1922 होता है। 1922 का फरवरी में ख़त्म हो जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो 20 और 21 वाला हमें पढ़ना है कब हुआ। डाल्टनगंज में कब, कितना नंबर? 15th कब? 1920 में। 1921 में कहाँ हुआ? ये 16th होगा, बिहारी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस। ये 16 वाला हजारीबाग में हुआ। 16 बिहारी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हजारीबाग में हुआ। ये आपको याद रखना होगा। 15 और 16 हजारीबाग में। डाल्टनगंज में इसका नेतृत्व किसने किया? C.F. एंड्रूज। ठीक है, C.F. एंड्रूज जो है इसको अंग्रेज था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत योगदान है। इसका नाम हमसे याद रखिएगा। C.F. एंड्रूज को गांधी जी ने नाम दिया था दीनबंधु। एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता, दीनबंधु और देशबंधु किसका नाम है, उपनाम? तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करें। दीनबंधु C.F. एंड्रूज और देशबंधु C.R. दास, चित्तरंजन दास। ठीक है, चलिए, तो इसका नेतृत्व C.F. एंड्रूज ने किया था। ठीक है, स्टूडेंट था उस समय, स्टूडेंट का बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसको बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है, सॉरी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये उस समय मतलब कांग्रेस के अंडर ही काम करते थे। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस क्यों जरूरी था भाई? बिहार क्या योगदान था? ये लोग जो है, मैंने बताया था कि सरकारी स्कूलों का परित्याग और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, यही मेन काम यही करता था बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस। ये क्या करता था कि राष्ट्रीय स्टूडेंट नहीं जाएंगे सरकारी स्कूल, हम अपना राष्ट्रीय स्कूल बनाएंगे चंदा उठा के, यही सब काम किया था। तो यही बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस ने पलामू का मैं बता रहा हूँ, पलामू में डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विद्यालय, ये राष्ट्रीय विद्यालय। और जो सरकारी स्कूल था उस बिहारी बोला कि नहीं जाएंगे स्टूडेंट लोगों ने। तो इस तरह दूसरा जो 16th वाला हुआ है हजारीबाग में हुआ है।
ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। हजारीबाग में ये नहीं बताऊंगा, यही बता देता हूँ। सरला देवी ने इसका नेतृत्व किया था। सरला देवी के झारखंड में महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान मैं बता चुका हूँ। स्वतंत्रता संग्राम झारखंड पार्ट 1 वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ये सरला देवी और हजारीबाग की सरस्वती देवी, ये दोनों का बहुत योगदान है, और ये दोनों मित्र हैं, दोनों फ्रेंड हैं। ठीक है, एक ही साथ पली बढ़ी, सब कुछ एक ही साथ किया इन लोगों ने। ठीक है, ये तो सरला देवी ने इसका ये किया। अब स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस ने क्या किया हजारीबाग में, वो हम बताएंगे हजारीबाग वाले टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे डाल्टनगंज में एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया, और इस राष्ट्रीय विद्यालय का जो हेड में पहला राष्ट्रीय विद्यालय बना है, इसीलिए इसका ज़रूरत है क्या, इसका हेडमास्टर कौन बना। ठीक है, इसका हेडमास्टर बना बिंदेश्वरी पाठक। वही बिंदेश्वरी पाठक कौन, जो जिला कमेटी, पलामू जिला कमेटी, डिस्ट्रिक्ट जिला कमेटी का अध्यक्ष बना था। एक ही नाम है, दो जगह पे काम आया। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या होता है 1922 में, एकदम ख़त्म होने से कुछ पहले ही, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्रामी डाल्टनगंज आते हैं। ठीक है, उसका योग आश्रम 1922 ईस्वी में योग आश्रम वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी से, ये याद रख लीजिएगा कहाँ से आते हैं। उसका नाम है मनीन्द्रनाथ स्वामी, जो पूरा तेजस्वी भाषण देता है और इस विद्रोह को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है। ठीक है, और देखिए, दो बोला था ना कि नौकरी छोड़ना, सरकारी नौकरी छोड़ना में 2 नाम जरूर याद रख लीजिएगा। एक शेख साहब, दूसरा राम नारायण राय। ठीक है, राम नारायण सिंह, ये कहाँ थे, चतरा उस समय का हजारीबाग। ठीक है, और ये पलाम डाल्टनगंज का। इन दोनों ने वकालत छोड़ी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो पलामू से जुड़ा हुआ इतना मैंने बता दिया। ठीक है, अब यही रामनारायण सिंह हजारीबाग में बताऊंगा नहीं बताऊंगा, वो आप जान ले। ये रामनारायण सिंह ने वकालत छोड़ा था हजारीबाग रीजन में। ठीक है, हजारी करते हैं। गांधी जी का आगमन। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी झारखंड की यात्रा किए थे, उससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। गांधी जी टोटल 4 बार झारखंड आए। पहली बार आए थे 1917 में चंपारण आंदोलन के दौरान। जो बिहार के चंपारण आंदोलन में जो नीति अपनाई गई थी, उस नीति का निर्माण झारखंड में ही हुआ था, और जब 1917 में आए थे तब। ठीक है, दूसरी बार ये आ रहे हैं अभी असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, 1920-21 में, 20-21 मतलब दिसंबर के महीने में आया, तो 21 तक भी रुक गया, जनवरी फरवरी तक, क्योंकि क्या वो उस समय इतनी साधन थोड़े न थे कि तुरंत आए तुरंत चले जाए। इनको जहाँ भी रहता था भाषण देना रहता था, बहुत जगह पे जाना रहता था। तो दूसरी बार ये 1920-21 में आए, टोटल 4 बार आए थे। तो गांधी जी जब 1920-21 में आए तो ठहरे कहाँ। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये है एक धर्मशाला, भीम वंशीधर मोदी धर्मशाला। ठीक है, आप इतना याद नहीं कर सकते हैं तो मोदी धर्मशाला याद कर लें, काफ़ी है। इस मोदी धर्मशाला फेमस इसलिए है, देखिए मोदी धर्मशाला में 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई यहाँ पे, जो विदेश से बन के सामान आए थे उसका प्रदर्शन किया गया, होली जलाई गई एक। दूसरा, यहीं पे मोदी धर्मशाला पे ही पहली बार गांधी जी ताना भगतों से मिले। ठीक है, ताना भगतों से मिले। ये ताना भगत एक जो मूवमेंट चलता था ना, वो गांधीवादी विचारधारा पे चलाया गया एक मूवमेंट होता था। तो ताना भगत लोग गांधी को अपना आदर्श मानते थे। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रमुख नेता थे जतरा भगत, उसका ही अवतार गांधी को मानते थे। वो जतरा भगत कह रहे थे कि जो चीज़ नहीं कर पाए वो गांधी जी करेंगे, अंग्रेजों दिकुओं को भगाएंगे। तो इसीलिए वो गांधीवादी विचारधारा से लड़ाई करते थे। दोनों का देखिए, जतरा भगत
का भी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ है और गांधी जी का भी 2 अक्टूबर को जन्म हुआ है। ये कोइंसिडेंस था जिसकी वजह से जतरा भगत का जतरा भगत का डिसेंडेंट माना गया किसको, ताना भगतों ने गांधी जी को। ठीक है, ताना भगत गांधीवादी विचारधारा में के हैं, उसी के विचार लेके चलते, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई गांधी जी से। पहली बार ताना भगतों का मुलाकात हुई गांधी जी से मोदी धर्मशाला में। ये लोग जो ताना भगत होते हैं ना, गांधी विचारधारा को ही फॉलो करते हैं, गांधी टोपी पहनते हैं, वो खादी एकदम अनिवार्य है इन लोग का पहनना, धोती अनिवार्य है, और शंख और घंटी बजा के जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाते हैं। समाज सेवा में आज भी इसका बहुत योगदान है और आज भी ये छोटे लेवल पे जीवित है ताना भगतों का मूवमेंट। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है सामाजिक कल्याण के लिए। ठीक है, चलिए ये दोनों आपको इम्पोर्टेंट हो गया। और यहीं पे ताना भगतों को गांधी जी ने कहा कि मेरा सर्वोत्कृष्ट अनुयायी, सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा अनुयायी, पूरे इंडिया में सब कोई गांधीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहा है, हर एक ग्रुप, मैक्सिमम ग्रुप, लेकिन सबसे उत्कृष्ट कौन है, ताना भगत है। तो एक इसी एरिया में कहा और असहयोग आंदोलन के दौरान कहा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा हम पढ़ते हैं रांची में क्या क्या घटनाएं हुई। देखिए एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन सबसे पहले व्यापक आंदोलन माना जाता है। असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन व्यापक इसलिए था क्योंकि व्यापक मतलब पूरा व्यापक था, इंडिया के हर एक जो 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल में बराबर रूप से फैला था। इसीलिए इससे पहले रॉलेट एक्ट हो चुका है, बंगाल विभाजन विद्रोह हो चुका है, बहुत सारे विद्रोह हुआ है, वो पूरी व्यापक रूप से नहीं फैला था, कहीं छिटपुट एरिया में फैला था पहला। इसके बाद जितने भी आंदोलन होंगे सब व्यापक होंगे। ठीक है, तो पहला व्यापक आंदोलन झारखंड का असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है असहयोग आंदोलन का सेंटर पॉइंट क्या था झारखंड में, तो आपको लिखना पड़ेगा रांची। फैला तो हर जगह पे था, हर एक एरिया में फैला था, लेकिन रांची सेंटर पॉइंट माना जाता था क्योंकि यहाँ पे इसी एरिया में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई, सबसे ज़्यादा हड़ताल हुए, जुलूस निकाले, बड़े बड़े नेता निकल के आए, बहुत सारे भाषण हुए, इसलिए रांची को सेंटर मारिएगा, असहयोग आंदोलन का सेंटर। ठीक है, अब रांची में नेता को अगर आपसे पूछा जाए जो सबसे प्रमुख नेता जो असहयोग आंदोलन को चलाया था, तो गुलाब तिवारी को मानिएगा। बहुत सारे नेता थे लेकिन गुलाब तिवारी सबसे हेड था, सबसे आगे आके असहयोग आंदोलन को बढ़ाया था। गुलाब तिवारी का नाम 2 आंदोलन में प्रमुखता से आता है, एक असहयोग आंदोलन रांची में, दूसरा रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में इसने किया था। रॉलेट एक्ट का विरोध रांची में किया था, दोनों में याद रखिए गुलाब तिवारी का नाम। ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय देखिए इसके बाद मैं बताया था 1920 ईस्वी में यहाँ पे कांग्रेस जिला स्तर की कमेटियाँ बनी थी। कहाँ पे, 2 जगह पे, 1919 में पलामू में, 1920 में 2 जगह पे, रांची और हजारीबाग। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जिला कांग्रेस कमेटी रांची कब बनी थी, 1920 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, प्लस जो ये हुआ यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय रांची एरिया में, उस समय के रांची या एरिया में कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय बनाए गए, दैट इज रांची और लोहरदगा। 2 जगह को जरूर याद रखिए, रांची लोहरदगा। उस समय लोहरदगा रांची में ही था, और ये रांची लोहरदगा जो है ये क्वेश्चन में आता है कहाँ बनाए गए थे। इसके अलावा भी बहुत जगहों पे बनाए गए थे, लेकिन वो पैसे के अभाव में वो आगे काम अपना जारी नहीं रख पाया। ठीक है, तो ये आपको रांची से इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग चलेंगे हजारीबाग की तरफ। हजारीबाग, हजारीबाग क्या है, चतरा हजारीबाग में है उस समय, गिरिडीह, बोकारो, ये सब हजारीबाग में है, रामगढ़, ये सब हजारीबाग में है। तो हजारीबाग में आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सबसे पहले 1920 ईस्वी में हजारीबाग कांग्रेस कमेटी बना, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे है बिहारी छात्र सम्मेलन। ठीक है, 1920 में 16वां बिहारी छात्र सम्मेलन। ठीक है,
1920 में कहाँ हुआ था मैं बताया था, डाल्टनगंज में, वो 15वां था, ठीक है। और उसका नेतृत्व किया था बिंदेश्वरी पाठक ने सॉरी उसका नेतृत्व किया 1920 वाले का CF एंड्रूज ने, ठीक है। और 16th वाले का जो अध्यक्षता किया था वो लेडीज़ था, सरला देवी। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सरला देवी फ्रीडम फाइट में बहुत योगदान है। सरला देवी और सरस्वती देवी 2 सहेली है जिसका हजारीबाग क्षेत्र से बहुत योगदान है झारखंड की सारे फ्रीडम फाइट्स में। तो ये सरला देवी और सरस्वती का देवी का नाम याद रख लीजिएगा, जिसका योगदान असहयोग आंदोलन में कहाँ से था, हजारीबाग से था। तो ये बिहारी छात्र सम्मेलन, तो ये बिहारी छात्र स्टूडेंट मतलब बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 15वां हुआ कहाँ, डाल्टनगंज में, 6ठा हुआ हजारीबाग में, ठीक है। पहले का CF एंड्रूज, दीनबंधु CF एंड्रूज नाम है इसका, और उसका सरला देवी। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद गिरिडीह में जो है एक दंगा हुआ इसी दौरान, ठीक है, दंगा हुआ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। गिरिडीह में किसने लीड किया असहयोग आंदोलन को, उस नेता का भी नाम याद रखना पड़ेगा, बजरंग सहाय, ठीक है। और आपको याद रखना पड़ेगा कृष्ण वल्लभ सहाय का नाम। तो पूरे हजारीबाग में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा नेता कौन था, तो कृष्ण वल्लभ सहाय। तो ये सारे का नाम याद रखना पड़ेगा। कृष्ण वल्लभ सहाय एकदम मेन हजारीबाग का था, सरला देवी हजारीबाग था, सरस्वती देवी हजारीबाग का था, गिरिडीह उसमें हजारीबाग में था लेकिन थोड़ा सा अलग इलाका है, वहाँ बजरंग सहाय। चतरा में जो आंदोलन चलाया था उसमें राम नारायण सिंह, ये भी इसका भी नाम याद रखें, ये चतरा भी उस समय हजारीबाग में था। और रामनारायण सिंह प्लस इसका भाई सुखलाल सिंह, ये दोनों भाई थे चचेरे, सुखलाल सिंह। इसने असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाया चतरा में, विशेषकर सब कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में। तो इतना नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद कहाँ कहाँ ये राष्ट्रीय विद्यालय खुले, ठीक है। लोहरदगा और रांची आपको पता चल गया कहाँ पे, रांची क्षेत्र में खुला था, उधर डाल्टनगंज में खुला था पलामू रीजन में, यहाँ पे खुला था चतरा, हजारीबाग, पुरुलिया, धनबाद। देखिए ये पुरुलिया और धनबाद मानभूम एरिया कहलाता उस समय के ये में, और ये पुरुलिया भी उस समय झारखंड में ही था। चलिए, तो ये बिहार से, ये आप हजारीबाग से इतना ज़रूर याद रख लें। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, संथाल परगना रीजन में कैसा रहा ये विद्रोह। देखिए संथाल परगना रीजन में आपको याद रखना पड़ेगा जामताड़ा, जो मेरा गृह जिला है, और इसका JBC स्कूल, JBC +2 स्कूल है, हाई स्कूल था, JBC हाई स्कूल। इसके विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और स्कूल का परित्याग कर दिया। किस दिन, 13 जनवरी 1921, और इसी स्कूल से मैं पला बढ़ा हूँ। 13 जनवरी 1921 को। तो ये जामताड़ा स्कूल का आप नाम रखिएगा, JBC हाई स्कूल, जंग बहादुर कॉरपोरेशन हाई स्कूल जामताड़ा, ठीक है, 13 जनवरी 1921 को। उसके बाद देवघर हाई स्कूल, जिसको आर्मित्रा हाई स्कूल कहते हैं, ठीक है, देवघर हाई स्कूल। यहाँ के भी विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, बोले हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कहाँ, राष्ट्रीय विद्यालय बनेगा तो ही पढ़ेंगे। इन लोगों ने राष्ट्रीय विद्यालय बनाने की मांग की, ठीक है। उसके बाद देवघर से जो बड़ा नेता था, आपको उस नेता का नाम याद रखना पड़ेगा, विनोदानंद झा, ठीक है, विनोदानंद झा। ये जब भी पूछा जाए संथाल परगना में मेन नेता कौन था असहयोग आंदोलन के दौरान, नमक आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, संथाल परगना का सब किसने लीड किया था, ठीक, विनोदानंद झा, एकदम यही लिखिए। ये फिर CM भी बने थे झारखंड के, बिहार के, उस समय के बिहार के। और इसका सहयोग दिए थे प्रफुल्ल चंद्र सेन ने, प्रफुल्ल चंद्र सेन। यहाँ भी एक कन्फ्यूजन है, 2 नेता है संथाल परगना के, प्रफुल्ल चंद्र एक सेन, एक प्रफुल्ल चंद्र
पटनायक है शायद, 2 नाम है, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ही है शायद। ठीक है, ये दोनों नेता का बहुत योगदान है, तो ये नेता का नाम आप याद रख लीजिए। प्रफुल्ल चंद्र सेन और विनोदानंद झा ने लीड रोल निभाया था। प्लस आपको जबरा पहाड़िया का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जबरा पहाड़िया, ये देखिए जबरा पहाड़िया 3 मिलेंगे आपको, पहाड़िया, जबरा पहाड़िया स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और एक बादलमल पहाड़िया। ठीक है, ये इसमें कन्फ्यूज मत हो जाएगा। बादलमल पहाड़िया जो है एक युवा लड़का रहता है, बहुत कम एज का, पढ़ाई लिखाई छोड़ के आंदोलन में कूद जाता है और अंग्रेज़ों से खूब लड़ाई करता है। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान नहीं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कन्फ्यूज मत हो जाएगा। ये जबरा पहाड़िया जो है ये असहयोग आंदोलन के दौरान बहादुरी दिखाता है, अंग्रेज़ों से लड़ता है। इस जबरा पहाड़िया का क्या होता है, 1 माह की सज़ा होती है, सश्रम कारावास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके घर की कुर्की हो जाती है, पूरे घर में इसके जो था खटिया गाय बैल बकरी सब अंग्रेज कुर्की करके ले जाता है। और एक जबरा पहाड़िया ये वाला जो है, ये वाला तिलका माझी का और बचपन का नाम है। ठीक है, तो ये तीनों में कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अब क्या होता है, साहिबगंज का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जबरा पहाड़िया की घटना भी राजमहल एरिया में होता है, क्योंकि पहाड़िया लोग उधर ही रहते हैं। चलिए, साहिबगंज क्या होता है, साहिबगंज उस समय रेलवे का एक बड़ा सा डिवीज़न टाइप का रहता है, मतलब बहुत सारे कर्मचारी वहाँ पे रहते हैं, रेलवे कर्मचारी। सारे कर्मचारी नौकरी जाने से इनकार कर देता है, हड़ताल करता है कि रेल नहीं चलने देंगे। ठीक है, पूरा पटरी उटरी उखाड़ने लगता है। तो इस कारण साहिबगंज को 1922 ईस्वी में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशांत क्षेत्र किसे घोषित किया गया, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। अब कौन सा रीजन बच गया, अब मेरे ख्याल से बच गया सिंहभूम रीजन। ठीक है, रांची, हजारीबाग, पलामू, सारे प्रमंडल बता दिए, सिर्फ सिंहभूम प्रमंडल, कोल्हान डिवीज़न वाले। ठीक है, कोल्हान में देखिए क्या हुआ। सबसे पहले कोल्हान में आप एक चीज़ याद रख लीजिए, राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खुले, तो चक्रधरपुर। ठीक है, चक्रधरपुर। ठीक है, पुराना नाम इसका पोरहाट, ये आप याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या हुआ, इसके दौरान जो आंदोलन छेड़ा था उसके दौरान बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारे भाषण हुए, बहुत सारे बाहरी नेता आए। ठीक है, इस रीजन में जो कोल्हान रीजन, सिंहभूम रीजन में एक चीज़ याद रखिए, बाहरी नेता बहुत सारे आए, जिसने तूफानी भाषण दिया और विद्रोह को आगे बढ़ाया और लोगों में जोश डाला था। ठीक है, तो कुछ बाहरी नेता, 4 बाहरी नेता का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 1921 ईस्वी में 5, 6, 8, 9 तारीख, ये 4 जो मीटिंग तूफानी दौरे होते हैं विदेशी नेताओं के, मतलब सॉरी दूसरे एरिया के, झारखंड के दूसरे राज्य के कांग्रेसी नेताओं के, 1921 को। ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं बता दिया कि 4 लगातार होते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं ये भाषण, एक ही जगह होते हैं चारों, गोलमुरी मैदान कहाँ है, ईस्ट सिंहभूम में, ईस्ट सिंहभूम बोले तो जमशेदपुर में। ठीक है, ये गोलमुरी मैदान में होता है। ये गोलमुरी मैदान असहयोग आंदोलन का प्रत्यक्ष गवाह है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, कौन कौन आता है, बड़े बड़े नेता आते हैं गोलमुरी मैदान में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन में किस मैदान में सभाएं हुई थी, 4, उसके बाद में भी एक सभाएं होती है, टोटल गोलमुरी मैदान में 5 सभाएं होती है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। देखिए कौन आया था इस गोलमुरी मैदान में, हरि शंकर व्यास। ठीक है, एक कांग्रेसी नेता, कहाँ के था ये, काठियावाड़, गुजरात से आया था। गुजरात से आके पूरा भाषण दिया था और लोगों में जोश भरा था। गुजरात में काठियावाड़ प्रांत का, काठियावाड़ प्रांत एक प्रांत है जिधर समुद्र के किनारे समुद्र से टच करता हुआ। उसके बाद हाजी अब्दुल्ला नासिक से आया था, हाजी अब्दुल्ला। ठीक है, इसने भी जोश भरा था आके हमारे जनता को, ये नासिक से आया था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और कहाँ पे इसने भाषण दिया था भाई, चाईबासा में और चक्रधरपुर में, 2 जगह पे।
ठीक है, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, मजहरुल हक। मजहर उल हक, ये बिहार का उस समय सबसे बड़ा, राजेंद्र प्रसाद के बाद मजहरुल हक को बड़ा नेता माना जाता था कांग्रेस का। जो 1940 ईस्वी में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था रामगढ़ में, 53 कांग्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उस सभा मंडप का क्या नाम था, मजहर नगर। मजहर नगर इसी के नाम पे, उस समय बिहार झारखंड एक ही था। मजहरुल एक बड़ा नेता था। तो मजहरुल हक का ने आके कहाँ भाषण दिया, चक्रधरपुर में। ठीक है, चक्रधरपुर में। आगे एक नाम आता है अनंत मिश्र का। ठीक है, अनंत मिश्र उड़ीसा का एक नेता था। ठीक है, उड़ीसा तो उस समय झारखंड में ही था, झारखंड उड़ीसा बिहार एक ही था। अनंत मिश्र पुरी का एक नेता था। तो ये आके भाषण दिया था कहाँ पे, चाईबासा में। चाईबासा, तो यहाँ कहाँ असहयोग आंदोलन का मेन पॉइंट चाईबासा, चक्रधरपुर और जमशेदपुर, ये 3 है। चक्रधरपुर मेन है, सबसे ज़्यादा मेन चक्रधरपुर, क्योंकि वहीं राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए थे। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा सिंहभूम रीजन से। अब हम लोग चले आते हैं कि कैसे ख़त्म हुआ ये विद्रोह। ये विद्रोह 1922 ईस्वी के फरवरी के महीने में 3000 किसानों ने आंदोलन किया ही, असहयोग आंदोलन, पूरा आंदोलन किया कि हम, मैं रोड पे निकला हुआ था तो गोली चला दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो भीड़ जो है उग्र हो गया, उग्र होकर चोरी चोरा बोल के एक थाना पे पूरे भीड़ ने अटैक कर दिया, गोरखपुर जिला यूपी में। ठीक है, ये इससे बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए। तो गांधी जी बोला कि ये मेरा जो असहयोग आंदोलन था अब हिंसात्मक हो गया, इसलिए उसने रोक दिया। जब 1922 ईस्वी में रोक दिया तो और बड़े बड़े नेता जो थे ना, जो आंदोलन को पूरे जी जान से लगा के चला रहे थे, उन लोगों को बहुत नाराज़गी हुई कि भाई गांधी पूरे एरिया में फैल गया है ये, और 2-4 साल 5 साल तक ये विद्रोह अगर चलता रहा तो अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो जाती। लेकिन इसने रोक दिया, स्थगित कर दिया। तो नाराज़ हो गए और कांग्रेस से अलग एक पार्टी बना लिया, कांग्रेस से अलग हो गई एक पार्टी। उस पार्टी का नाम दिया स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने इंडिया के हर एक एरिया में, हर एक प्रांत में अपना एक लीडर चुन के दिया। तो इस आंदोलन से जो नाराज, झारखंड में जो भी तो बहुत नेता लोग नाराज़ हुआ होगा कि भाई क्यों तुमने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन, अच्छा खासा तो चल रहा था। तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी कांग्रेस छोड़ दिया था। ठीक है, और इधर स्वराज पार्टी बनाया किसने, CR दास, जो नाराज़ हो गया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोग दोनों धनाढ़ आदमी थे, पैसे की कमी नहीं थी इन लोगों के पास, तो अलग पार्टी बना लिए स्वराज पार्टी। ठीक है, तो इस एरिया का जो झारखंड प्रांत का हेड किसको बनाया, स्वराज पार्टी का, कृष्ण वल्लभ सहाय को। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन से इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट